हे गाइस, गुड डे, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को आज का दिन शुभ रहे। दोस्तों, वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर रिडॉक्स रिएक्शन एंड आफ्टर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बाद नेक्स्ट है टाइट्रेशन। बस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे आपने एन फैक्टर के ऊपर पकड़ बनाई। द सेम hold on n factor is used in this very chapter of titrations. हम इस चैप्टर का नाम टाइट्रेशन बोलें या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलें या टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस बोलें, तीनों इस चैप्टर का नाम दे सकते हैं। ये टाइट्रेशन होता क्या है? टाइट्रेशन, जब भी वर्ड आपके दिमाग में आए टाइट्रेशन, तो इस तरह ऊपर एक ब्यूरेट ट्यूब रहेगी और नीचे फ्लास्क या बीकर रहेगा। दिस इज कॉनिकल शेप, तो इसको कॉनिकल फ्लास्क बोल देंगे। सिलेंड्रिकल शेप का रहेगा तो हम सिलेंड्रिकल फ्लास्क बोल देंगे, राइट। तो दिस इज ए फ्लास्क और बीकर, और ये है आपका ब्यूरेट। ब्यूरेट की स्पेलिंग BURETTE भी लिख सकते हो, BURET भी लिख सकते हो। बोथ आर करेक्ट स्पेलिंग फॉर ब्यूरेट। अच्छा, दो वर्ड आप लोगों को लिक्विड सॉल्यूशन से पता है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और दूसरा अननोन सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड, किसी सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करना मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात करना। मोलरिटी, नॉर्मलिटी जो भी है हम लोग उसकी नोन कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, तो हम बोलते हैं किसी की कॉन्सेंट्रेशन को पता लगाना, उसको एक्यूरेटली मेजर करना, उसको सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करना होता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स to know concentration of solution accurately, right? तो टाइट्रेशन एक प्रोसीजर है, टाइट्रेशन एक प्रोसीजर है जिसमें हम दो चीज को आपस में रिएक्ट करवाते हैं। एक का नाम टाइट्रेंट है और दूसरे का नाम टाइट्रेट है। टाइट्रेट को एनालाइट भी बोलते हैं। एनालाइट मतलब जिसकी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, जिसका एस्टिमेशन हम लोग कर रहे हैं, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हम ज्ञात कर रहे हैं। टाइट्रेंट, इस सॉल्यूशन को हम टाइट्रेंट बोलते हैं। तो बच्चों, टाइट्रेंट मतलब ये जिसका ये सॉल्यूशन है उसको हम टाइट्रेंट बोलेंगे ब्यूरेट में। और ब्यूरेट में हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है उसको हम टाइट्रेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर N2 की वैल्यू या इसकी मोलरिटी बोलते हैं M2, तो M2 की वैल्यू हमें पता है पहले से, तो दिस इज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को जनरली हम किस में लेते हैं? ब्यूरेट में लेते हैं। बाय डिफॉल्ट आप ब्यूरेट में मान के चलो। तो टाइट्रेंट हम यहाँ पर लेते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, जिसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, जिसका नॉन सॉल्यूशन है, तो उसको हम बोलेंगे टाइट्रेंट, राइट। टाइट्रेट और एनालाइट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता, N1 की वैल्यू हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क मैंने बना के रख रखा है, मतलब N1 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये अननोन सॉल्यूशन है, ये एनालाइट है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है तो ये टाइट्रेंट है। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइट्रेशन के द्वारा मेजर करनी है, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा मेजर करनी है, इस प्रोसीजर के द्वारा मेजर करनी है, उसको हम टाइट्रेट और एनालाइट बोलेंगे। तो एक एक लाइन में मैं आपको टाइट्रेंट और टाइट्रेट ऑब्लिक एनालाइट को डिफाइन करूं तो टाइट्रेंट क्या होता है? टाइट्रेंट वो रिएजेंट या फिर वो सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें ज्ञात है, नोन है। तो इसका N2 हमें पता है तो ये टाइट्रेंट हो गया। इस सॉल्यूशन को हम टाइट्रेंट बोलेंगे, या इसमें जिसका ये सॉल्यूशन है उसको टाइट्रेंट बोल दो, या पूरे सॉल्यूशन को भी हम टाइट्रेंट ही बोलते हैं इनफैक्ट। और जिसका अननोन सॉल्यूशन है, N1 की वैल्यू नहीं पता, उसको हम फ्लास्क या बीकर में लेते हैं और उसको हम टाइट्रेट और एनालाइट बोलते हैं, ठीक है। इसका हम केयरफुली वॉल्यूम मेजर करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेटली वॉल्यूम। V1 की वैल्यू मान लीजिए 50 ml है तो 50 ml हम लोग लेते हैं। केयरफुली मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ एनालाइट इज टाइट्रेट इज टेकन, V1 हमें पता है। अब
स्टार्टिंग में जब टाइट्रेशन स्टार्ट हुई तो इनिशियली वॉल्यूम इधर था, फॉर एग्जांपल ये 80 ml के ऊपर साइन है, लास्ट में ये 40 ml के वी फाइनल फाइनल रीडिंग यहाँ से यहाँ आ गया नीचे नीचे। जैसे ही हम ये स्टॉप को ओपन करेंगे तो धीरे धीरे क्या आएगा, कुछ मिलीक्वेंट्स मिलीमोल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप आते रहेंगे, रिएक्शन होती रहेगी और फाइनली मान लीजिए इस सॉल्यूशन का लेवल इधर आ गया और उस पॉइंट पे आपने टाइट्रेशन रोक दी, यानी कि एंड पॉइंट आ गया, टाइट्रेशन एंड हो गई। तो यहाँ 40 ml है, ये VI 80 ml है, ये 40 ml है, तो 80 - 40 यानी कि 40 ml ड्रॉप बाय ड्रॉप आ चुका, उसको हम टाइटर वैल्यू बोलते हैं। ये मान लीजिए VI की वैल्यू इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे ग्रेजुएटेड होती है, ये ट्यूब, इसके ऊपर आप वैल्यू देख सकते हो। तो ये 80 ml है, मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल 50 ml है ये V फाइनल, तो 30 ml वॉल्यूम इस टाइटर वैल्यू यानी कि टाइट्रेशन में यूज हो गया, राइट। तो V इनिशियल और V फाइनल का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, इतना वॉल्यूम टाइट्रेंट का यूज हुआ, इतना वॉल्यूम टाइट्रेंट का यूज हुआ। तो N2 हमें पता है, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, V इनिशियल माइनस V फाइनल, इतना वॉल्यूम 80 ml है, ये 50 ml है, मान लीजिए VI की वैल्यू 80 ml, V फाइनल की वैल्यू 50 ml, यहाँ पे 50 ml है और यहाँ पे 80 ml है, तो अब कितना 50 - 80 - 50 30 ml ये कंज्यूम हो गया। मैंने जस्ट वैल्यूज ली हैं फॉर द सेक ऑफ टेकिंग समथिंग, तो 30 ml इज टाइटर वैल्यू। अब क्या बोलेंगे, 30 ml जितने भी मिली इक्विवेलेंट और मिलीमोल होंगे वो इसमें आ चुके होंगे और इसके साथ रिएक्ट कर चुके होंगे। कब, जब इक्विवेलेंट पॉइंट आया होगा। अब व्हाट यू मीन बाय इक्विवेलेंट पॉइंट, टाइट्रेट का मान लीजिए 20 मिली इक्विवेलेंट है, जब इसके 20 मिली इक्विवेलेंट टाइट्रेट के आ चुके होंगे सॉल्यूशन में, तो दोनों भी इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर। टाइट्रेंट के इक्विवेलेंट भी 20 हैं और टाइट्रेट के इक्विवेलेंट भी 20 हैं। जब दोनों क्या है, स्टोइकियोमेट्रिकली पूरा रिएक्ट कर गए, तो हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। इक्विवेलेंट पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंट पॉइंट इज दैट पॉइंट और स्टेज ऑफ टाइट्रेशन at which equivalent of titrant and equivalent of titrate और एनालाइट बराबर हों इन फ्लास्क और बीकर, तो उसको हम बोलेंगे। इसके कितने इक्विवेलेंट, इसका V1 वॉल्यूम हमें पता है, इसका केयरफुली मेजर्ड वॉल्यूम V1 होता है। अब V इनिशियल V फाइनल भी मुझे पता है, ठीक है, V इनिशियल V फाइनल भी मुझे पता है और N2 की वैल्यू मुझे पता है। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, N2 मुझे पता है। एनालाइट का टाइट्रेट का नॉन सॉल्यूशन है, N1 मुझे निकालना है। V इनिशियल V फाइनल मुझे पता है, यस और नो। V इनिशियल V फाइनल को V2 लिख देता हूं, टाइटर वैल्यू दैट इज V इनिशियल माइनस V फाइनल। तो इसका कितना वॉल्यूम यूज हो गया, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज्ड, ये V2 हो गया। तो अगर मैं इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ दैट बोलूं, तो कितने इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेंट यूज हुए, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर से इक्विवेलेंट आ गए और वॉल्यूम ml में है तो मिली इक्विवेलेंट बोल दीजिए। मिली इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेंट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेट, ये हो जाएगा आपका N1 V1 इज इक्वल टू N2। V1 केयरफुली मेजर्ड वॉल्यूम है, V1 हमें पता है पहले से। V2 हम अपने आप समझ में आ जाएगा, V1 और V2 इनिशियल और फाइनल रीडिंग उसमें नोट कर लेंगे, तो VI और V फाइनल मुझे पता है, तो V2 की वैल्यू तो आ गई। N2 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ये मुझे पता है। क्या मैं N1 की वैल्यू अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं, जी हाँ। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट पॉइंट, व्हाट इज इक्विवेलेंट पॉइंट बच्चों, इक्विवेलेंट पॉइंट वो पॉइंट होता है टाइट्रेशन में जिसमें इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेट एंड इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेंट दोनों फ्लास्क के अंदर बराबर है। अगर इसमें टाइट्रेट के फॉर एग्जांपल 30 इक्विवेलेंट थे, तो जब 30 मिली इक्विवेलेंट थे, मिली इक्विवेलेंट ले लो, 30 मिली इक्विवेलेंट थे, तो जब इस टाइट्रेंट के जिस टाइम पे 30 मिली इक्विवेलेंट आ चुके होंगे, तो दोनों के इक्विवेलेंट क्या होंगे, 30 इसके 30 उसके, तो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे
स्टोइकियोमेट्री के अनुसार कोई नहीं बचेगा, ना टाइट्रेट फ्लास्क में होगा ना टाइट्रेंट फ्लास्क में होगा, पूरी तरह स्टोइकियोमेट्रिकली रिएक्ट कर जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, टाइट्रेंट और टाइट्रेट। तो इस फ्लास्क में दोनों के जब इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे तो उसको हम इक्विवेलेंट पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट पॉइंट बोलेंगे। तो एट इक्विवेलेंट पॉइंट क्या डेफिनेशन है इक्विवेलेंट पॉइंट की? इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेंट एंड इक्विवेलेंट्स ऑफ एनालाइट बराबर होंगे, या मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेंट एंड मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एनालाइट बराबर होंगे। तो ये बराबर होंगे, तो ये मैंने लिख दिया। अब ये अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकल गई, अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकल गई। मैं कुछ बेसिक टर्म्स रिपीट करता हूं दोबारा से। टाइट्रेशन क्या होती है, टाइट्रेंट क्या होता है, टाइट्रेट क्या होता है, इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होता है, एक और पढ़ेंगे हम एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट में क्या डिफरेंस है, और एंड पॉइंट क्या होता है। उससे पहले मैं इंडिकेटर टर्म एक डिफाइन कर लेता हूं। इंडिकेटर हम यहां पर डालते हैं, जैसे KMnO4 की इंडिकेटर में KMnO4 इज सेल्फ इंडिकेटर, यानी कि खुद ही इंडिकेटर के रूप में काम करता है। परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट या परमैंगनेट का जो कलर होता है वो पिंक या पर्पल होता है। ये सुनो, अगर पोटेशियम परमैंगनेट हम यहाँ पर ले रहे हैं तो दोस्तों जब ये परमानेंट पिंक कलर आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि एंड पॉइंट आ गया KMnO4 की टाइट्रेशंस में। ठीक है, ब्यूरेट में पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट का कलर क्या होता है याद कर लो, P4 परमैंगनेट, P4 पिंक, P4 पर्पल, P4 परमैंगनेट, P4 पिंक और P4 पर्पल। तो परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन कैसा रहता है? पिंक कलर का या पर्पल कलर का होता है। पर्पल ज्यादा याद रखें, बैंगनी कलर का रहता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन होगा वो पर्पल या पिंक कलर का रहेगा, याद रखें इस चीज को। ठीक है, तो वो खुद KMnO4 के टाइट्रेशन में पोटेशियम परमैंगनेट सेल्फ इंडिकेटर होता है, यानी कि खुद इंडिकेटर के रूप में काम करता है। अब ये इंडिकेटर का काम क्या है? इंडिकेटर नाम मात्र हम लोग डालते हैं, इंडिकेटर कैटलिस्ट नहीं है। कैटलिस्ट अलग चीज होती है, इंडिकेटर अलग चीज है। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना। इंडिकेट करना मतलब आपको इंडिकेट कर देगा। कैसे इंडिकेट करेगा? फिजिकल डिटेक्शन, फिजिकल मतलब विजुअल, देखकर। यहाँ पे हम बोलेंगे जब कलर ए से कलर बी आ जाए, जब आपको कलर बी आ जाए, मैम या सर जब आप टाइट्रेशन करते हो आपको बोले कि बेटा जैसे ही परमानेंट पिंक कलर आपको दिखाई दे KMnO4 में, जब परमानेंट पिंक कलर आपको टाइट्रेशन दिखाए, इसको आप कंटिन्यूसली हिलाते रहो ताकि रिएक्शन होती रहे। जैसे जैसे कुछ मिलीक्यूलेंट आएंगे आप हिलाते रहो तो कंटिन्यूसली रिएक्शन होती रहेगी। मैम बोलेगी या सर बोलेंगे लैब में, या लैब असिस्टेंट बोलेंगे आपको कि बेटा पोटेशियम परमैंगनेट की टाइट्रेशन करवा रहे हो, मान लीजिए ये ऑक्सैलिक एसिड है, एनालाइट और पोटेशियम परमैंगनेट है आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी कि टाइट्रेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होंगे? परमैंगनेट के इक्विवेलेंट यहाँ पर और ऑक्सैलिक एसिड के इक्विवेलेंट दोनों फ्लास्क के अंदर बराबर होंगे। स्टोइकियोमेट्री रिएक्टर जाएंगे, रिएक्शन कंप्लीट हो गई थ्योरेटिकली। तो इंडिकेटर भाई, एंड पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा? हम तो टाइट्रेशन करते रहेंगे, रिएक्शन करवाते रहेंगे। ये रिएक्शन ही है टाइट्रेंट और टाइट्रेट के बीच में। हम तो रिएक्शन करवाते रहेंगे, टाइट्रेशन करवाते रहेंगे, पर हमें कैसे पता चलेगा टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट करते टाइम कि भाई एंड पॉइंट आ गया, इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया, हमें अब इसको एंड कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए टाइट्रेशन को। तो यहां से हम इसको ड्रॉप को आना कुछ मिलीमोल्स मिलीक्यूलेंट ड्रॉप बाय ड्रॉप जो आ रहे हैं उनको बंद कर देंगे तो एंड हो गई टाइट्रेशन, है ना। अब वो हम पता कैसे चलेगा? अब हमारी आंखें आंखें देख पाए तो कुछ कलर, हम पर्टिकुलर कलर आ जाए उसका इंतजार करेंगे। जैसे KMnO4 के टाइट्रेशन में पिंक कलर, जैसे परमानेंट पिंक कलर, पहले तो क्या 2 ड्रॉप आई, आप इसको थोड़ा सेक करते रहो तो वो पिंक कलर की एक ड्रॉप आई दिखाई देगी, छुमंतर हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड का है। और थोड़ा सा आते रहेगी, आप इसको हिलाते रहो तो क्या होगा? पिंक कलर ड्रॉप आती दिखाई देगा, फिर छुमंतर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? परमानेंट कंसिस्टेंट पिंक कलर चाहिए। तो जिस टाइम पे आपने कंटिन्यूशन देखा पिंक कलर आया, छुमंतर हुआ, आया छुमंतर हुआ, मतलब ऑक्सैलिक एसिड उसके साथ रिएक्ट करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है? Mn+2 में। Mn+2 क्या होता है? कलरलेस होता है, और ऑक्सैलिक एसिड CO2 में जाएगा। ध्यान होगा आपको, रेडॉक्स टाइट्रेशन होगी, क्योंकि टाइट्रेंट और टाइट्रेट के बीच में रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं हम उसको। तो यहां पर अगर हम बात करें
तो जब यहाँ पर हम बोलेंगे परमानेंट पिंक कलर आ गया, परमानेंट पिंक कलर आ गया तो KMnO4 का जो परमानेंट पिंक कलर है उसी ने तो हमें देखकर हमने विजुअल डिटेक्शन किया, फिजिकल डिटेक्शन किया कि एंड पॉइंट आ गया। तो इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट का फिजिकल डिटेक्शन और विजुअल डिटेक्शन करवाने के लिए कलर चेंज हम लोग देखते हैं या पर्टिकुलर कलर का अपीयरेंस देखते हैं, परसिस्टेंटली वो कलर दिखाई दे जिस मोमेंट पे, तो हम बोलेंगे अब टाइट्रेशन रोक देनी चाहिए, अब आपका एंड पॉइंट आ गया है। यस और नो? जो जब इंडिकेटर अपना कलर चेंज करके आपको इंडिकेट करे कि एंड पॉइंट आ गया तो उसको आप एंड पॉइंट समझें, ठीक है, और फिर आप टाइट्रेशन एंड कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो इंडिकेटर थोड़ा सा डालते हैं, थोड़ा सा ही काफी है इंडिकेटर, ज्यादा नहीं। अब ये इंडिकेटर कलर चेंज क्यों करते हैं? इंडिकेटर का एसिड बेस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन है तो कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे? ये इंडिकेटर की थ्योरी हम खासकर एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज होने वाले इंडिकेटर को हम एसिड बेस इंडिकेटर या फिर पीएच इंडिकेटर बोलते हैं। और वो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इंडिकेटर के डिटेल में अभी नहीं जाने वाले बिल्कुल भी, अदरवाइज कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। तो इंडिकेटर है आपका, तो इंडिकेटर बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में डालते हैं, 1-2 ड्रॉप डालते हैं इंडिकेटर की, वो आपको एंड पॉइंट को इंडिकेट कर देता है बाय कलर चेंज और विजुअल डिटेक्शन। यस और नो? फिजिकल डिटेक्शन विजुअल डिटेक्शन से आपका कलर चेंज, तो इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना, एंड पॉइंट बताना, ठीक है। तो अब टाइट्रेट जिसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो, टाइट्रेट और एनालाइट जिसका अननोन सॉल्यूशन हो। टाइट्रेट को जनरली कहां पर लेते हैं? ब्यूरेट में जनरली। टाइट्रेट और एनालाइट को जनरली कहां पर लेते हैं? बीकर या फ्लास्क में लेते हैं। इंडिकेटर का काम क्या होता है? कलर चेंज करके या पर्टिकुलर कलर दिखाकर, कलरलेस से पर्टिकुलर कलर दिखा दे, उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। फिजिकल डिटेक्शन के लिए, विजुअल डिटेक्शन के लिए थोड़ा सा जो रिएजेंट डालते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम है एंड पॉइंट को इंडिकेट करना बाय कलर चेंज, सिंपल। व्हाट इज इक्विवेलेंट पॉइंट? इक्विवेलेंट पॉइंट वो टाइम होता है जिसके ऊपर इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेट एंड इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेट दोनों सॉल्यूशन में, फ्लास्क में, बीकर में बराबर प्रेजेंट हो। इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब ही है इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करने वाली केमिकल स्पीशीज के बराबर है। टाइट्रेट और टाइट्रेट रिएक्ट कर रहे हैं, टाइट्रेट और टाइट्रेट के बीच में केमिकल रिएक्शन ही टाइट्रेशन कहलाती है। तो क्या होगा? इक्विवेलेंट पॉइंट की डेफिनेशन है इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेट एंड इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेट आर इक्वल। तो इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेट को क्या लिख दूंगा? N मल्टीप्लाइड बाई V, या मिली इक्विवेलेंट बोलो तो V1 V2 ml में ले लोगे। ये स्टार्टिंग में मान लीजिए 80 ml थी, यहाँ पर 50 ml हो गई तो 30 ml यूज हो गया, तो V2 की वैल्यू 80 माइनस 50 30 ml, यहाँ पे रीडिंग 80 है और फाइनल ये सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया, ड्रॉप बाय ड्रॉप जाने के बाद तो यहाँ से गायब खाली हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक है सॉल्यूशन। तो हम बोलेंगे 50 ml है तो V1 माइनस V2 V5 V इनिशियल माइनस V5 30 ml हो गया। तो कितना वॉल्यूम यूज हुआ उसको टाइटर वैल्यू बोलते हैं। 30 ml क्या होगी आपकी? टाइटर वैल्यू। तो N2 V2 इज इक्वल टू N1 V1। मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने? N मल्टीप्लाइड बाय V इन ml, अगर वॉल्यूम ml में, और ml में लेंगे, बाल्टी भर के थोड़ी ना कर रहे हैं, टंकी भर के थोड़ी ना कर रहे हैं कि 2 लीटर 5 लीटर, 10 ml 50 ml 20 ml ऐसे ही टाइट्रेशन लेंगे, इसलिए ज्यादातर मिली इक्विवेलेंट यूज होंगे। इक्विवेलेंट बराबर होंगे इक्विवेलेंट पॉइंट पे, तो मिली इक्विवेलेंट भी टाइट्रेट और टाइट्रेट के बराबर होंगे। ओके, अब इन टाइट्रेट और टाइट्रेट के बीच में कैसी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है या नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है? उसी हिसाब से हम टाइट्रेशन को बोल देंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन है, नॉन रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले ले, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का अननोन सॉल्यूशन ले ले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले ले। तो इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा? रिडॉक्स टाइट्रेशन में, रिडॉक्स रिएक्शन वाली टाइट्रेशन में, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लास्क में जितने होंगे उतने ही रिड्यूसिंग एजेंट फ्लास्क में होंगे, दोनों रिएक्ट करने वाले की बराबर अमाउंट रहेगा, इक्विवेलेंट बराबर रहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिकली उतने ही उनके मोल रहेंगे जो कोफिशिएंट के अनुसार पूरे रिएक्ट होने के लिए होने चाहिए। तो मैं बोलूंगा पूरी तरह रिएक्शन हो चुकी होगी, थ्योरेटिकली तो हम बोलेंगे उसको इक्विवेलेंट पॉइंट है। यस और नो? तो इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा। अगर एसिड बेस टाइट्रेशन है तो यहाँ एसिड लेंगे, यहाँ बेस ले लेंगे, यहाँ बेस लेंगे तो यहाँ एसिड ले लेंगे।
एसिड, यहाँ पे बेस लिया तो बोलेंगे एसिड टाइट्रेटेड अगेंस्ट बेस। यहाँ पे बेस है और यहाँ पे एसिड है, ऊपर ब्यूरेट में सॉलिड सॉल्यूशन एसिड का है, तो हम बोलेंगे बेस इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट एसिड। ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे। अगेंस्ट मतलब ऊपर लिया है, ए अगेंस्ट बी मतलब बी इसमें लिया है, ठीक है। ये हो गया इक्विवेलेंट पॉइंट। तो हर में, तो जब एसिड बेस टाइट्रेशन होगी तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट पॉइंट की कंडीशन लगा देंगे। और जब रिडॉक्स रिएक्शन होगी, रिडॉक्स टाइट्रेशन होगी, तो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट का फंडा लगा देंगे हम प्यार से। समझ गए आप लोग? ये तो लगाना है राम नाम का एंड पॉइंट वाला, ये इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेट, तो राम नाम का लगाना ही लगाना है। अब इसके इक्विवेलेंट लिखने के 4 फॉर्मूला है और इसके इक्विवेलेंट लिखने के 4 फॉर्मूला है, वो आपको पता है। अब टाइट्रेंट और टाइट्रेट जिसका सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ज्ञात करनी हो उसको हम बोलेंगे टाइट्रेट है, और जिसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से पता हो उसको हम टाइट्रेट। जिसकी कंसंट्रेशन हमें निकालनी हो उसका हम एक केयरफुली मेजर्ड वॉल्यूम लेते हैं। V1 की वैल्यू केयरफुली मेजर्ड वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम तो VI V आई जाएगा। तो इस तरह अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाल दें। तो इसका क्या काम है, टाइट्रेशन किसे बोलेंगे, टाइट्रेशन इज प्रोसीजर, titration is procedure in which concentration of unknown solution N1 is calculated or determined. Calculation or concentration of unknown solution is determined, for which carefully measured volume is taken and it is reacted with standard solution of another substance. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये सेकंड सब्सटेंस है उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, तो यही है। तो टाइट्रेशन लिखने की, टाइट्रेशन क्या है उसकी मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा। टाइट्रेशन इज प्रोसीजर इन विच केयरफुली मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इज टेकन फॉर विच concentration is to be determined and it is gradually reacted with standard solution or non solution of another substance, और उसको हम बोलेंगे टाइट्रेट। बस ठीक है। अब टाइट्रेंट है, टाइट्रेंट जिनकी कंसंट्रेशन हमें पता है नॉन सॉल्यूशन, उनको हम टाइट्रेंट। अब टाइट्रेंट दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी टाइट्रेंट और दूसरा सेकेंडरी टाइट्रेंट। प्राइमरी टाइट्रेंट वो होते हैं जिनको एक्यूरेटली प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, क्या तो वो पूरी तरह प्योर हो या फिर उनकी परसेंटेज प्योरिटी एक्यूरेटली हमें पता हो, अगर 100% नहीं है तो जिनको डायरेक्टली वे किया जा सके, एक्यूरेटली वे किया जा सकता है, और उनको पहले स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से बिल्कुल एक्यूरेटली पता है, उसको प्राइमरी टाइट्रेंट बोलते हैं। सेकेंडरी टाइट्रेंट, उनकी सॉल्यूशन तो हमें, कॉन्सेंट्रेशन तो हमें पता होनी चाहिए, तो उनको एक्यूरेटली वे नहीं किया जा सकता, तो उनको पहले स्टैंडर्डाइज किया जाता है सेकेंडरी टाइट्रेंट को, और फिर टाइट्रेंट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की फॉर्म में, टाइट्रेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है, उनको हम सेकेंडरी टाइट्रेंट बोलते हैं। प्राइमरी टाइट्रेंट और सेकेंडरी टाइट्रेंट के कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं जो आप लैब में एक्सपेरिमेंट में यूज करते हो। जैसे सेकेंडरी टाइट्रेंट KMnO4 आपका सेकेंडरी टाइट्रेंट है, बड़ा फेमस है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। K2Cr2O7 प्राइमरी टाइट्रेंट है, उसको स्टैंडर्डाइज नहीं करने की जरूरत पड़ती, KMnO4 को पहले स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है ना, पहले उसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स निकालनी पड़ती है हम लोगों को, फिर उसको यूज करते हैं एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सेकेंडरी टाइट्रेंट की दो फेमस सबसे फेमस बेस हैं NaOH वो भी सेकेंडरी टाइट्रेंट है। दो सबसे फेमस एसिड लैब में HCl और H2SO4 होते हैं, वो भी सेकेंडरी टाइट्रेंट है आपके। आयोडीन का बहुत सारा हम आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, उसका भी वो भी सेकेंडरी टाइट्रेंट है आपका, KMnO4 में बता ही चुका। सल्फर से रिलेटेड जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट है ना, फेरस अमोनियम सल्फेट है, और हाइपो Na2H2O3, ये जो सोडियम थायोसल्फेट को हम हाइपो बोलते हैं, सबको रटा हुआ होगा। तो ये सल्फर वाले CuSO4, फेरस अमोनियम सल्फेट या मोर सोल्ट एंड हाइपो Na2H2O3, ये तीनों के तीनों प्राइमरी टाइट्रेंट है। K2Cr2O7 भी प्राइमरी टाइट्रेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है आपका, और AgNO3 एनऑक्सिलिक एसिड भी प्राइमरी टाइट्रेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है। इसका आप ध्यान रखें, ये याद करना है। तो बच्चों एक टाइट्रेट होता है, एक टाइट्रेंट होता है, टाइट्रेंट फर्दर दो टाइप के हो गए, टाइट्रेंट दो टाइप के हो गए, क्या टाइप ऑफ टाइट्रेंट क्या हो गए,
प्राइमरी टाइट्रेंट और प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी टाइट्रेंट और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी टाइट्रेंट क्या होते हैं? प्राइमरी रिएजेंट व्हिच कैन बी एक्यूरेटली वेट, जिसको एक्यूरेटली वेट किया जा सके, एंड देयर सॉल्यूशंस आर नॉट टू बी स्टैंडर्डाइज्ड बिफोर यूज, उनको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं है, उनकी कंसंट्रेशन पता लगाने की जरूरत नहीं है, उनको पहले से कंसंट्रेशन हमें पता रहती है, फिक्स है उनकी। ऑक्सैलिक एसिड K2Cr2O7 AgNO3 कॉपर सल्फेट 4S अमोनियम सल्फेट एंड हाइपो। हाइपो क्या होता है? सबको याद होना चाहिए हाइपो, Na2H2O3। कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हाइपो के बारे में। तो ये है, ये MML होना चाहिए। प्राइमरी टाइट्रेंट कौन कौन से हैं? 3 तो ये सल्फर वाले हो गए, ये फेरस अमोनियम सल्फेट में सल्फर है, ये हाइपो में सल्फर है, कॉपर सल्फेट में सल्फर है। ये सुनो, ये जब आयोडीन वाली टाइट्रेशन करेंगे तब ये दोनों बहुत काम आएंगे। ये तो आपको ध्यान होगा, मोर सोल्ट का इनफैक्टर KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों के साथ टाइट्रेशन होती है। मोर सोल्ट के इनफैक्टर क्या होता है? 1 होता है, फेरस से फेरिक में जाता है, याद होगा, बहुत कॉमन है। ऑक्सैलिक एसिड का इनफैक्टर 2 होता है, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे कार्बन +3 आप लोग जानते हैं, पर इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहता है AgNO3। ठीक है, जब प्रेसिपिटेशन हो किसी टाइट्रेशन में, जो रिएक्शन हो रही है उसमें प्रेसिपिटेट बने, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बोल देते हैं। K2Cr2O7 भी। सेकेंडरी टाइट्रेंट क्या होते हैं? रिएजेंट विच कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड, कैन बी की बजाय क्या आ जाएगा? कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड। तो रिएजेंट विच कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड and their solution are to be standardized before use, या कैन की बजाय कैन नोट भी आ जाएगा और आर नोट की बजाय आर आ जाएगा ना, आर नोट टू बी की बजाय आर टू बी आ जाएगा। तो बस इतना ही फर्क है। तो रिएजेंट जो एक्यूरेटली वेट नहीं किए जा सकते, जिनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है पहले, उनको हम सेकेंडरी टाइट्रेंट बोलते हैं। सबसे फेमस 2 बेस NaOH के और सेकेंडरी टाइट्रेंट है। सबसे फेमस 2 एसिड टाइट्रेशन में HCl H2SO4, वो भी सबसे फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी सेकेंडरी टाइट्रेंट है, और आयोडीन भी सेकेंडरी टाइट्रेंट है। जेई मेन 2020 में, अभी जो जनवरी में हुआ है जेई मेन 2020, उसमें क्वेश्चन पूछा था ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन विद H2S, ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन विद NaOH, आई थिंक, यस, मोस्ट प्रोबेबली यही था। तो ये पूछा था कि भाई किसका सॉल्यूशन कहां पर लेंगे, किसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे। तो ऑक्सैलिक एसिड प्राइमरी टाइट्रेंट है आपका, उसको किसी के साथ भी, तो उसको हम ऑक्सैलिक एसिड प्राइमरी टाइट्रेंट है तो आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इधर लेंगे हम, क्योंकि उसका सॉल्यूशन हमें पता रहता है, स्टैंडर्डाइज रहता है वो, तो उसको हम ब्यूरेट पे ले लेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जनरली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ब्यूरेट में लिया जाता है, ये सुनो। तो प्राइमरी टाइट्रेंट और सेकेंडरी टाइट्रेंट के आपके नाम याद होने चाहिए आपको। प्राइमरी टाइट्रेंट एंड सेकेंडरी टाइट्रेंट के नाम आपको याद होने चाहिए। प्राइमरी टाइट्रेंट एंड सेकेंडरी टाइट्रेंट के नाम आपको याद होने चाहिए। जिसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो तो उस रिएजेंट को, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम टाइट्रेंट बोलेंगे। जिसका अननोन सॉल्यूशन हो टाइट्रेट बोलेंगे। इसका केयरफुली मेजर्ड वॉल्यूम ले लेते हैं और इसकी स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं। इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होंगे? इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेंट और इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेट बराबर रहेंगे। एसिड बेस टाइट्रेशन है तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, और जब रेडॉक्स टाइट्रेशन है तो इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों रिएक्शन करने के लिए जो सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे यहाँ पर, दोनों के इक्विवेलेंट जब बराबर होंगे टाइट्रेंट और टाइट्रेट के, उसको हम इक्विवेलेंट पॉइंट बोलेंगे। तो इक्विवेलेंट पॉइंट की क्या डेफिनेशन है? जहां पर जितनी रिएक्शन करना है दो रिएजेंट को, टाइट्रेंट और टाइट्रेट को, स्टोइकियोमेट्रिकली उतने ही अमाउंट में प्रेजेंट हो। जैसे इसके 2 मोल इसके 4 मोल के साथ स्टोइकियोमेट्रिकली रिएक्ट करेंगे तो हम बोलेंगे इसके 2 मोल, और जब इसके 4 मोल हो या इसके 2x मोल तो इसके 4x मोल प्रेजेंट हो तो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे। तो उनका इक्विवेलेंट अमाउंट, केमिकली इक्विवेलेंट अमाउंट जब प्रेजेंट होगा तो उसको इक्विवेलेंट पॉइंट बोलेंगे, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर रहें। तो इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एनालाइट और टाइट्रेट, ये हर टाइट्रेशन में आप लगाओगे तो नॉन सॉल्यूशन। व्हाट इज टाइट्रेशन और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, सबका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं?
It is procedure to measure concentration of a substance for which carefully measured volume is taken and it is reacted with gradually with another substance with in a solution with known concentration, right? अब एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं। एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंट पॉइंट, देखो इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना, कलर चेंज करके विजुअल डिटेक्शन से फिजिकल डिटेक्शन करवा देता है। आप डिटेक्ट कर लेते हो, आप बोलते हो कि भाई इसका रोक दिया जाए। तो जब देखो मान लीजिए 50 ml पे जितने इक्विवेलेंट बराबर बराबर दोनों के हो गए 50 ml, जैसे ये आ गया 50 ml जब आ चुका, टाइटर वैल्यू 50 ml हो गई, उस टाइम पे इक्विवेलेंट दोनों के बराबर हैं तो इक्विवेलेंट पॉइंट तो वो आ गया। उसी टाइम को हम बोलेंगे वो इक्विवेलेंट पॉइंट वाला टाइम है। व्हेन दोनों के इक्विवेलेंट 50 ml जैसे ही आ जाता है इसका टाइट्रेंट का, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाते हैं, दोनों के बराबर हो जाते हैं टाइट्रेंट और टाइट्रेट के। तो 50 ml जब आ चुका होगा तब हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया, उस टाइम इंस्टेंट पे इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। लेकिन जो इंडिकेटर है बहुत प्रिसाइसली अच्छे से आप टाइट्रेशन कर रहे हो, तो इंडिकेटर बिल्कुल उसी 50 ml पे ही एग्जैक्टली आपको इंडिकेट कर दे तो बहुत बड़ी बात है। इंडिकेटर बहुत अच्छा चूज किया आपने, बहुत अच्छा से आपने टाइट्रेशन की है, रिएक्शन भी प्रॉपर सेक करते रहे तो प्रॉपर रिएक्शन होती रही। तो ऐसा नहीं कुछ ड्रॉप आके धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है, रिएक्ट करेगी, फिर फटाक से आप सेक करते रहोगे तुरंत रिएक्शन हो जाएगी। तो कलर चेंज होना होगा तो चट मंगनी पट पे फटाक से दिखाई देगा, इसलिए सेक करते रहो उससे ताकि रिएक्शन फटाक फटाक जैसी होती रहे, ये होता है। लेकिन क्या हुआ कि कलर चेंज उसने 51 ml पे 50.5 ml के ऊपर 50.2 ml के ऊपर दिखाया, और जब उसने कलर चेंज दिखाया तो हम समझेंगे कलर चेंज के बाद हमें पता चलेगा हाँ एंड हो गई रिएक्शन, क्या हो गई, एंड हो गई। पर्टिकुलर कलर जो देखना चाहते हैं एंड पॉइंट वाला जो कलर है वो हमें मिल गया। तो एंड पॉइंट क्या होता है, जब इंडिकेटर कलर चेंज करके इंडिकेट करे उसको हम एंड पॉइंट बोलेंगे, और जब दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हो टाइट्रेंट और टाइट्रेट के तो उसको हम इक्विवेलेंट पॉइंट बोलेंगे। इक्विवेलेंट पॉइंट मान लीजिए 50 ml के ऊपर है तो 50.01 ml, 50.1 ml, 50.2 ml के ऊपर एंड पॉइंट आ गया, इंडिकेटर ने आपको बता दिया कलर चेंज करके। अगर 50 ml पे इंडिकेटर ने बता दिया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। 50 के बाद बताया थोड़ा बहुत तो उतना ही ज्यादा एरर आपका बढ़ता चला जाएगा, टाइट्रेशन एरर। तो व्हाट आई मीन टू से एंड पॉइंट इक्विवेलेंट पॉइंट के बिल्कुल उसी टाइम पे आया या फिर उससे थोड़ा सा बाद में आया। भाई धीरे धीरे 50 पॉइंट समथिंग ml तो बाद में आएगी, तो एंड पॉइंट थोड़ा सा बाद में आता है इक्विवेलेंट पॉइंट के, या फिर बहुत प्रिसाइजली अच्छे से करें सब कुछ एक्यूरेट मेजरमेंट से तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट बिल्कुल पास पास आ गए। तो मैं बोलूं कि 50 ml के ऊपर क्या आ गया, इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। 50.1 ml के ऊपर आपका कलर चेंज हो गया यानी कि एंड पॉइंट आ गया। तो व्हाट इज द टाइट्रेशन एरर, दैट इज टाइट्रेशन एरर इज, एक चीज बोली जाती है टाइट्रेशन एरर, दैट इज वॉल्यूम एक्चुअल फॉर एंड पॉइंट माइनस वॉल्यूम थ्योरेटिकल फॉर इक्विवेलेंट पॉइंट, है ना। ये एक्चुअल वॉल्यूम है, ये क्या है, जब इक्विवेलेंट बराबर हो गए उस टाइम का है, यानी कि ये थ्योरेटिकल वॉल्यूम है ऑफ टाइट्रेंट, ऑफ टाइट्रेंट। कौन एक्चुअल थोड़ा ज्यादा रहेगा एंड पॉइंट देखने के लिए, जब 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 क्या इंडिकेटर बताए उस टाइम पे ये है एक्चुअल, जब आप फिर उससे तब आप ऐड करोगे टाइट्रेशन को। ये क्या है थ्योरेटिकली, जब इक्विवेलेंट स्टोइकियोमेट्रिकली बराबर है। इक्विवेलेंट पॉइंट को स्टोइकियोमेट्रिक एंड पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री तो के अनुसार तो तभी आगे जितने रिएक्ट हो रहे थे तो एंड हो जाना चाहिए। तो इक्विवेलेंट पॉइंट और स्टोइकियोमेट्रिकली एंड पॉइंट आर वन एंड द सेम थिंग। तो ये एक्चुअल वॉल्यूम 50.1 ml, ये 50 ml हो गया,
यहाँ पे कलर चेंज पता चला, उससे इंडिकेट हुआ, इंडिकेटर बताया। यहाँ थ्योरेटिकली जितने इक्विवेलेंट है वो बराबर हो गए, तो जितना डिफरेंस है 50.1 ml 50 ml का डिफरेंस है 0.1 ml, वो टाइट्रेशन एरर होगा, टाइटर वैल्यू में एरर हो गया, तो इसको हम टाइट्रेशन एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन एरर बोलते हैं। बाई चांस कभी कभी ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट टाइट्रेशन। तो ये हम टाइट्रेशन के बारे में हम सब लोगों ने डिस्कस किए छोटी छोटी। अब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ टाइट्रेशन देख लेता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ टाइट्रेशंस, ये है भाई, टाइट्रेशन में तो रिएक्शन ही हो रही है टाइट्रेंट और टाइट्रेट के बीच में, इट इज ए केमिकल रिएक्शन। बट मैंने क्या बताया था, ये हलाल है या झटका है? धीरे धीरे एक एक ड्रॉप आ रही है, ड्रॉप बाई ड्रॉप, ड्रॉप बाई ड्रॉप, ड्रॉप बाई ड्रॉप। तो कुछ मिलीमोल मिलीक्वलेंट कुछ ml में आ रहे हैं, कुछ ml में कुछ मिलीमोल कुछ मिलीक्वलेंट आए, धीरे धीरे रिएक्ट किए। तो जितना रिएक्शन हो रहा है उसको फटाक से डाल दें, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन कैसे ज्ञात करेंगे? तो टाइट्रेशन की कुछ ऑब्जेक्टिव है, कई चीजें टाइट्रेशन से हमें पता चल जाती हैं। जैसे मैं बताऊं, टाइट्रेशन से हमें क्या क्या पता चल जाता है। फर्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम तो यही है, मेन काम तो यही है। सेकंड, टाइट्रेशन से हम परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल भी निकाल सकते हैं। टाइट्रेशन विल हेल्प अस टू कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी। थर्ड, टाइट्रेशन से आप परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहली जॉब है टाइट्रेशन की, टाइट्रेशन करते क्यों है? डायरेक्ट मिक्सिंग से आप कंसंट्रेशन नहीं निकाल पाओगे, लेकिन टाइट्रेशन से एक्यूरेटली कि इतने ही ml आई तो इतने ml में इतना अमाउंट होगा, तो कंसंट्रेशन अपने आप निकल जाएगी। एक्यूरेटली कितना वॉल्यूम यूज हुआ उस हिसाब से, तो कंसंट्रेशन निकालना सबसे प्राइमरी काम है। टाइट्रेशन की डेफिनेशन में यही लिखा रहता है कि टाइट्रेशन वो प्रोसीजर है जिससे किसी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्ञात करते हैं, उसका केयरफुली मेजर्ड वॉल्यूम लेकर अगेंस्ट अनदर सब्सटेंस ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। बस वो टाइट्रेशन की डेफिनेशन में वही लिखी रहती है। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल हम लोग निकाल सकते हैं। कोई मिक्सचर है, दो तीन चीज है, तो उसका परसेंटेज कंपोजिशन हम टाइट्रेशन से निकाल सकते हैं। और भी यूज हम टाइट्रेशन के देखेंगे, यस और नो? टाइट्रेशन के हम और भी यूज देखेंगे। देयर आर मेनी यूजेस ऑफ टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के काफी काम होते हैं। तो ये जो टाइट्रेशन का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हम बोलेंगे नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन रिडॉक्स टाइट्रेशन हम लोग बोलेंगे। उसमें हमारा फर्स्ट हो गया बच्चों एसिड बेस टाइट्रेशन। सब लोग जानते हैं कि एसिड का इनफैक्टर कितने एचाइन दे रहा है या कितने ओएचएन के साथ एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है उन्होंने एवरेज। बेस का इनफैक्टर कितने ओएचएन दे रहा है और कितने एचाइन के साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस रिएक्ट कर रहा है उन्होंने एवरेज। तो एसिड बेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता एसिड बेस रिएक्शन में, तो ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन हो गई एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन ही है, बट उसको हम दो इंडिकेट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डबल टाइट्रेशन, या उसी को हम बोल देते हैं दो, डबल मतलब दो एंड पॉइंट इक्वलेंट पॉइंट आते हैं उसमें, और दो बार इंडिकेटर, दो इंडिकेटर यूज करते हैं। डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन है, तो ये भी एसिड बेस टाइट्रेशन ही। दो इंडिकेटर यूज करते हैं इसमें, देयर आर टू इंडिकेटर्स वी यूज, वन इज फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन को हम ऐसे लिख देते हैं, और दूसरा इंडिकेटर हम यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज, आगे हम पढ़ेंगे।
मिथाइल ऑरेंज। तो दो इंडिकेटर्स यूज करते हैं हम लोग। डबल इंडिकेटर मतलब दो इंडिकेटर यूज करेंगे। फर्स्ट एक फिनोप्थलीन का एंड पॉइंट रहेगा, दूसरा मिथाइल ऑरेंज का एंड पॉइंट रहेगा, तो डबल इंडिकेटर। थर्ड इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में भी जैसे AgNO3 प्लस NaCl गिविंग AgCl वाई PPT, यहाँ पे कोई रिडॉक्स रिएक्शन तो हुई नहीं, तो नॉन रिडॉक्स एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन वाली एसिड बेस टाइट्रेशन। फोर्थ इज बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन में रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन भी हो सकती है और नॉन रिडॉक्स रिएक्शन भी हो सकती है। क्योंकि नॉन रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है जैसे एसिड बेस रिएक्शन ही होगी बैक टाइट्रेशन में, तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में रख देते हैं इसको। तो ये अगर हम बात करें कि एसिड बेस टाइट्रेशन, डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन या डबल टाइट्रेशन के नाम से ज्यादा फेमस है, ज्यादा डबल टाइट्रेशन के नाम से जाना जाता है। दो इंडिकेटर यूज करते हैं इसमें, एक फिनोप्थलीन और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। फर्स्ट एंड पॉइंट फिनोप्थलीन से आता है, सेकंड एंड पॉइंट मिथाइल ऑरेंज से आता है। थर्ड इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, यहाँ पे भी नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होती है। और बैक टाइट्रेशन, यहाँ पे एन फैक्टर बहुत ही सिंपल यूज होगा, कितने एचाइन एसिड के कितने ओएचाइन बेस के रिएक्ट हो रहे हैं, ये सब नो। यहाँ पे कोई सोल्ट का प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो टोटल कैटायनिक चार्ज, टोटल एनायनिक चार्ज सोल्ट का एन फैक्टर हो जाएगा, लाइक दिस। ये सिंपल से एन फैक्टर यहाँ पे यूज होने वाले हैं नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। तो ये हम बारी बारी पढ़ेंगे। अब हम रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन सेकेंड टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन बोलो या रिडॉक्स रिएक्शन बोलो, रिडॉक्स रिएक्शन टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन, इसमें कौन कौन सी हम लोग पढ़ने हैं रिएक्शन के आधार पर। हम लोग बात करेंगे मेनली आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन या आयोडोमेट्री भी बोल देते हैं, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है, या आयोडीमेट्रिक बोल देते हैं। बस स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है, यहाँ आयोडीमेट्रिक है और यहाँ पर आयोडोमेट्रिक है, थोड़ा सा स्पेलिंग में फर्क है, बाकी कोई डिफरेंस है नहीं। और मैंने बताया था बैक टाइट्रेशन में आपकी दो केमिकल रिएक्शन होती है, वो रेडॉक्स रिएक्शन हुई तो हम बैक टाइट्रेशन को रिडॉक्स टाइट्रेशन बोल देंगे, और नॉन रिडॉक्स रिएक्शन हुई तो बैक टाइट्रेशन में। इसमें खासकर हम लोग देखेंगे KMnO4 टाइट्रेशन एंड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन, ये भी हम इसमें देखें। KMnO4 में खुद KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर के रूप में काम करता है। आयोडीमेट्रिक और आयोडोमेट्रिक में हम लोग स्टार्च एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्च इंडिकेटर की फॉर्म में यूज होता है। आयोडीमेट्रिक और आयोडोमेट्रिक में हम स्टार्च एज इंडिकेटर यूज करते हैं। KMnO4 टाइट्रेशन में हम KMnO4 के टाइट्रेशन में हम KMnO4 खुद सेल्फ इंडिकेटर की फॉर्म में यूज करते हैं। K2Cr2O7 में डाइफिनाइल अमीन, जनरली आप डाइफिनाइल अमीन एज इंडिकेटर यूज करते हो आप, ना। डाइफिनाइल अमीन इज यूज्ड एज इंडिकेटर। पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ सेल्फ इंडिकेटर है। तो ये कुछ रिडॉक्स टाइट्रेशन है जिसको हम देखेंगे वन आफ्टर अनदर। दीज आर रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है। टाइट्रेशन के बारे में जस्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ टाइट्रेशन इज ओवर। अब हम एसिड बेस टाइट्रेशन करेंगे और डबल टाइट्रेशन हम लोग करेंगे वन आफ्टर अनदर। एक जस्ट जो भी हमने पढ़ा उसका, हाँ, जो एसिड बेस टाइट्रेशन है बच्चों, नॉन रिडॉक्स में एसिड बेस जो टाइट्रेशन है
उसमें एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले सकते हैं ब्यूरेट में, और अननोन सॉल्यूशन बेस का लेंगे, या फिर बेस का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले सकते हैं और एसिड का अननोन सॉल्यूशन ले सकते हैं, दोनों चीज हो सकती हैं। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में आप लोग जानते हो कि अगर टाइट्रेशन एसिडिमेट्री हम लोग बोलेंगे अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड ले लें और बेस का नॉन सॉल्यूशन। एल्कलीमेट्री हम लोग बोलेंगे अगर एल्कली और बेस का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लें ब्यूरेट में, तब हम लोग टाइट्रेशन करवाएं तो एल्कलीमेट्री। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड फ्लास्क में ले लेंगे बीकर में और बेस के साथ टाइट्रेट करेंगे, या फिर बेस फ्लास्क में ले लेंगे एसिड के साथ टाइट्रेट करेंगे, जिसका भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले रहे हैं एसिड का तो एसिडिमेट्री बोलेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन को, और एल्कली का ले रहे हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बेस का तो हम बोलेंगे एल्कलीमेट्री इज, टाइट्रेशन का नाम एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन हो जाएगा। और कुछ खास इसमें है नहीं, तो ये जस्ट नाम है, छोटे छोटे टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स हम लोगों ने डिफाइन कर लिए। अब हम टाइट्रेशन के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, इसमें बस ये बहुत छोटी मोटी चीजें थी, नॉट ए बिग डील, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ टाइट्रेशन। देखो बच्चों, एसिड बेस टाइट्रेशन में जस्ट इंट्रोडक्शन में रिकैप कर देता हूं पूरे लेक्चर का। टाइट्रेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टाइट्रेशन इज प्रोसीजर, इट इज एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर टू मेजर concentration of unknown solution by carefully measured volume of it in flask or beaker and reacting gradually with standard solution of another substance in the burette, and this is the titration. Titration का नाम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या फिर टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस भी होता है। टाइट्रेंट में हम लोग एक टाइट्रेशन में एक टाइट्रेंट होता है, दूसरा टाइट्रेट और एनालाइट होता है। जिसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं जनरली हम ब्यूरेट में लेते हैं, जिसका नॉन सॉल्यूशन लेते हैं उसका हम जनरली फ्लास्क और बीकर में लेते हैं। तो टाइट्रेंट और टाइट्रेट अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो टाइट्रेंट और टाइट्रेट में से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट अपना रोल अदा करता रहेगा, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नॉर्मल नॉन सॉल्यूशन रहेगा, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम रिड्यूसिंग एजेंट का लेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लास्क में ले लेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऊपर से रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट फ्लास्क में तो ऊपर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इक्विवेलेंट पॉइंट पे हम क्या लगाएंगे? इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। बार बार यही कहानी चलने वाली है, और इक्विवेलेंट्स के 4 फॉर्मूला होते हैं, सब में इनफैक्ट की जरूरत होती है, आप लोग इतना जानते हैं भी। फिर अगर एसिड बेस टाइट्रेशन है तो एसिड लेंगे फ्लास्क में, बेस के साथ टाइट्रेट करेंगे, बेस लेंगे एसिड के साथ टाइट्रेट करेंगे, दोनों केस हो सकते हैं। तो मोटा मोटी ये 2 तरह की टाइट्रेशन हो गई। अब टाइट्रेंट 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी टाइट्रेंट और जिसको स्टैंडर्डाइज करना है, जिसका कंसंट्रेशन अभी निकालनी है, उसको हम बोलेंगे टाइट्रेट यानी कि एनालाइट, और जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है उसको टाइट्रेंट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलेंगे। अब टाइट्रेंट 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी टाइट्रेंट और प्राइमरी स्टैंडर्ड, जिनको हमें करते टाइम स्टैंडर्डाइज नहीं करना पड़ता, उनकी कॉन्सेंट्रेशन परफेक्टली हमें पता है, एक्यूरेटली वो वे किए जा सकते हैं, क्या तो 100% प्योर है या परसेंटेज प्योरी जो भी है वो हमें परफेक्टली पता है, एक्यूरेटली पता है, तो उसको एक्यूरेटली वे कर सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये प्राइमरी टाइट्रेंट में कौन कौन से हैं? सबसे फेमस तो K2Cr2O7 है, आप लोग जानते हैं, यस और नो। ये आपका प्राइमरी टाइट्रेंट की फॉर्म में 3 सल्फर वाले थे, कॉपर सल्फेट हो गया, फेरस अमोनियम सल्फेट, मोर सॉल्ट, एंड आपका हाइपो हो गया, बहुत ही फेमस है हाइपो। जनरली ये प्राइमरी टाइट्रेंट की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ऑक्सैलिक एसिड और AgNO3 भी प्राइमरी टाइट्रेंट की फॉर्म में यूज। सेकेंडरी टाइट्रेंट की अगर हम बात करें तो 2 फेमस बेस है NaOH KOH, जो फेमस एसिड HCl और H2SO4 लैब में यूज होने वाले के मोस्ट फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 एंड आयोडीन, ये सब आते होते हैं सेकेंडरी टाइट्रेंट। प्राइमरी और सेकेंडरी टाइट्रेंट के
एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, काम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है ना। अब इक्विवेलेंस ऑफ हर, जब इक्विवेलेंट पॉइंट पे दोनों के इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट जितना ज्यादा पास पास रहेगा, इक्विवेलेंट पॉइंट एंड पॉइंट सेम टाइम पे भी हो सकता है, इक्विवेलेंट पॉइंट के थोड़ा बाद में एंड पॉइंट हो सकता है, जितना ज्यादा होगा दूर उतना ही टाइट्रेशन एरर बढ़ता चला जाएगा। यस और नो। एंड पॉइंट का होता है जहां इंडिकेटर हमें कलर चेंज करके इंडिकेट करता है, हम end point is indicated by indicator by its color change, yes or no। एसिड बेस टाइट्रेशन वाला इंडिकेटर यूज करते हैं और रिडॉक्स टाइट्रेशन वाला इंडिकेटर यूज करते हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन जितनी तरह की उस अलग अलग तरह के इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर हो सकते हैं। हमें कुछ रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व करने वाली नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, डबल टाइट्रेशन हम लोगों ने देखी कि वो एसिड बेस टाइट्रेशन ही होती है। उसमें दो इंडिकेटर यूज होते हैं, कौन कौन से, फिनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज। एसिड बेस टाइट्रेशन में फिनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज दोनों एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज होने वाले इंडिकेटर हैं। कब कौन सा यूज करते हैं, ये लंबी थ्योरी है। एसिड बेस टाइट्रेट इंडिकेटर को हम, एसिड बेस इंडिकेटर का दूसरा नाम पीएच इंडिकेटर भी होता है। वो हम जब पीएच के बारे में बात करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, तब हम एसिड बेस इंडिकेटर क्यों कलर चेंज करता है, पीएच रेंज क्या होती है एसिड बेस इंडिकेटर की, पीएच इंडिकेटर की पीएच रेंज क्या होती है। एसिड बेस इंडिकेटर को ही पीएच इंडिकेटर बोलते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन वाले इंडिकेटर को पीएच इंडिकेटर नहीं बोलते हैं, क्योंकि एसिड बेस जैसे ही टाइट्रेशन होगा तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंज होगा, एच पॉजिटिव आयन चेंज होंगे एसिड्स के और बेस के आने से तो पीएच चेंज होगा, तो इसलिए एसिड बेस इंडिकेटर को पीएच इंडिकेटर बोलते हैं। इतना छोटा सा कोरिलेशन आप कर सकते हो। तो टाइप ऑफ, हमने बैक टाइट्रेशन देखी, बैक टाइट्रेशन रिडॉक्स रिएक्शन भी इन्वॉल्व कर सकती है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। डबल टाइट्रेशन एसिड बेस टाइट्रेशन है, तो हम एसिड बेस टाइट्रेशन अब देखेंगे, फिर डबल टाइट्रेशन देखेंगे, फिर हम उसके बाद फिर रिडॉक्स टाइट्रेशन के ऊपर आएंगे। इंडिकेटर में बता देता हूं, आयोडीन को इन्वॉल्व करने वाली जो टाइट्रेशन है वो आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन है। आयोडीमेट्रिक में सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन लेते हैं, ठीक है, और बाद में हम डिस्कस करेंगे। उसमें स्टार्च एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। आयोडीन स्टार्च के साथ एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, बस उसी स्टार्च एज एन इंडिकेटर, इतना आप ध्यान रखो, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो ब्लू कलर इंडिकेट करता है कि एंड पॉइंट हमारा आ गया। फिर हम KMnO4 टाइट्रेशन में KMnO4 खुद इंडिकेटर के रूप में काम करता है, यस और नो। पोटेशियम डाइक्रोमेट में डाइफिनाइल अमीन इंडिकेटर के रूप में काम करता है। ये इंडिकेटर अगर आपको ध्यान रहे तो अच्छी बात है, जस्ट रिमेंबर, लिस्ट डाउन, ये इंडिकेटर हम लोग यूज कर रहे हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन में हम कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं, चाहे वो डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन हो या नॉर्मल एसिड बेस टाइट्रेशन हो, सब में हम फिनोल्फथालीन मिथाइल रेंज, और भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं पर मोस्ट कॉमनली ये एसिड बेस इंडिकेटर है, फिनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज। इनको पीएच इंडिकेटर भी, सारे एसिड बेस इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं, उनमें से दो ज़्यादा फेमस है, फिनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज, जो आपकी लाइफ में काम आएंगे। इंडिकेटर की ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाने वाले, इंडिकेटर की थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, बस इंडिकेटर का, बस डायरेक्ट थोड़ा सा इंडिकेटर का नाम हमें पता है एसिड बेस का, उतना ही काफी है। इंडिकेटर नाम मात्र हम लोग डालते हैं। तो दिस इज द ब्रीफ रिकैप ऑफ द टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस चैप्टर, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन एंड डबल टाइट्रेशन, यानी कि नॉन रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व करने वाली टाइट्रेशन का हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और रिडॉक्स टाइट्रेशन काफी बड़ी है, वो हम बाद में बात करेंगे। इनफैक्ट आप जानते हो तो टाइट्रेशन में कोई खास दम नहीं है, बस आप ये सोच लें, इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेट। एसिड बेस टाइट्रेशन में इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, या मिल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इक्विवेलेंट पॉइंट पे इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट को आप एक ही लेकर चले, आप दिमाग मत लगाओ, मैंने समझा दिया आपको क्या डिफरेंस है इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट में। लेकिन इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट, देखो जब आप एक ड्रॉप आई 50 ml पे, आपका इक्विवेलेंट पॉइंट इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे, लेकिन 49.9 ml आ चुका, फिर नेक्स्ट ड्रॉप आई, उस ड्रॉप में मान लीजिए 0.2 ml है फॉर एग्जांपल, जस्ट टू से, तो डायरेक्टली 50.1 ml होगा, ड्रॉप को आधा काट करके तो डालोगे नहीं।
और जैसे ही 50.1 ml आ जाएगा इंडिकेटर तो तभी कलर चेंज करके बताएगा, तो एंड पॉइंट तो तभी बतलाओगे। तो इक्विवेलेंट पॉइंट थ्योरेटिकल है, और एंड पॉइंट कलर चेंज जब इंडिकेटर बताता है तब हम एंड पॉइंट देखते हैं, उस टाइम पे हम बोलते हैं कि एंड पॉइंट आ गया। तो व्हाट आई मीन टू से कि जितने हो उससे थोड़े बहुत क्रॉस ही हो जाते हैं, जितने मिलीक्यूलेंट चाहिए उससे थोड़े क्रॉस ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को 50 मिलीक्यूलेंट चाहिए, 49.99 मिलीक्यूलेंट आ चुके हैं, नेक्स्ट ड्रॉप में 50 मिलीक्यूलेंट से ज्यादा होने वाले हैं, ड्रॉप को काट कर तो डालोगे नहीं, इसलिए एंड पॉइंट इक्विवेलेंट पॉइंट के थोड़ा सा ज्यादा ml के ऊपर आता है, पहले नहीं आता, बाद में आता है। और बिल्कुल उसी पे आ गया तो बल्ले बल्ले, उससे अच्छी क्या बात है, बिल्कुल वो ड्रॉप आई और तुरंत आपको कलर चेंज करके दिखा दिया, उतने इक्विवेलेंट भी बराबर है, इक्विवेलेंट पॉइंट भी हो गया और आपने कलर चेंज कर दिया, एंड पॉइंट भी आपने देख लिया कि एंड करो, बस टाइट्रेशन रोक दो। तो बहुत अच्छी बात है, आपको डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है एंड पॉइंट का, आपको काम नहीं आएगा, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया वैसे ऐसे ही, ठीक है। तो बहुत सारी बेसिक चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, इंट्रोडक्शन ऑफ। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद एसिड बेस टाइट्रेशन एंड देन वी विल स्टडी डबल टाइट्रेशन। डबल टाइट्रेशन के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, लेट अस स्टॉप हियर, कीप ग्रोइंग, कीप राइजिंग, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद, जय भारत।